अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 जो कि यकीनी तौर पे आपसे जुड़ी तमाम बीमारियों या उससे किस तरह से बचना है वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो इस चीज़ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आगाही फराहम करते हैं कि आया कि आपको अगर कोई बीमारी लाहक है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं या उसको कैसे मालूम होगा कि आपको क्या बीमारी लाहक है या किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। इसके साथ साथ या उससे बचाव के लिए या उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या इख्तियार करनी चाहिए जिससे इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। आज हमारा टॉपिक है मुंह के ऊपर यानी मुंह के अंदर क्या बीमारियां हो सकती हैं या क्या आपको ऐसे परेशानियां हो सकती हैं जो आगे चल के बीमारी में कन्वर्ट हो सकती हैं, उससे बचाव क्या है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या है। इसके साथ साथ दांतों का एक बहुत बड़ा इशू है जो डेंटल, हम काफ़ी इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ डॉक्टर्स पे डेंटिस्ट बैठ चुके हैं, वो बता चुके हैं कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों ये होती हैं तमाम चीज़ें। अब उसकी प्रिवेंशन या उससे एहतियात क्या करनी है और क्या किस तरह से इसको कवर किया जा सकता है। इसी में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर हिना चौधरी साहबा हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। और डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यकीनी तौर पे जो डेंटिस्ट का हमारा आज का इशू है, हम इस पे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रह जाती हैं और फिर जो हमारे शायकीन उनकी जानिब से इस पर कहा जाता है, जो हमारे नाज़रीन उनकी जानिब से कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ पे आप डिस्कस करें तो हमें अच्छी रहनुमाई मिल सकेगी। डॉक्टर साहब, आज जो हम दांतों की बात कर रहे हैं, हाइजीन से मुतालिक जो बहुत बड़ा मसला है, हम देखते हैं कि ना सिर्फ बच्चे बड़े बल्कि बूढ़े भी इससे काफ़ी मुतासर हैं और वो फिर जिस तरह से नकली दांतों की तरफ जाते हैं, जो बत्ती सी लगवाते हैं, उसमें भी उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। हाइजीन से मुतालिक क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ओरल हाइजीन है। अगर आप अपने मुंह की सफाई का ध्यान रखेंगे और अपने मुंह को साफ रखेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि आपका मुंह साफ रहे तो आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है कि आप अपने सबसे पहले अपने ओरल हाइजीन का ध्यान करें। ओरल हाइजीन का मतलब है मुंह की सफाई। मुंह की सफाई अब हमारे इस ज़माने में तो ब्रश के साथ की जाती है, ब्रश यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ टूथपेस्ट हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और पहले ज़माने में ज़्यादातर मसवाक और ये मंजन और ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। आखिरकार में मतलब फाइनली उसका यही मकसद है कि आपका मुंह साफ रहे। ठीक है जी, हर दफ़ा खाने के बाद कुल्ली कीजिए, अपने मुंह को साफ रखने की कोशिश करें। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुंह हमारा एक बर्तन की तरह है, आप अपने मुंह को इस तरह साफ रखें जैसे हम बर्तन को साफ रखते हैं और हमेशा अगली दफ़ा गंदे बर्तन में खाना नहीं खाते। तो आपने खाना खाया, अपना मुंह साफ कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप दोबारा रेडी हो। तो आपका मुंह साफ होगा तो आपकी सेहत ठीक होगी और दांत भी ठीक होगी। हम ये चीज़ देखते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले लोग ब्रश करते हैं, मुश्किल से 2 से 3 4 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम वो ब्रश करते हैं और फ़ौरन भागा दौड़ी में अपने कामों में लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे दांतों में मसला हो रहा है। तो ब्रशेस की जो टाइमिंग है वो कितनी होनी चाहिए, जो ब्रश करने की टाइमिंग है? एक्चुअली ब्रशिंग की भी टेक्निक्स हैं जो कि आम इंसान को, आम आदमी को नहीं पता क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। अगर बच्चों को स्कूल लेवल से स्कूल में कुछ बताया जाए, ओरल हाइजीन, ब्रशिंग टेक्निक, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो बचपन से ही सीख जाएंगे। ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। ठीक है जी, आप उस टेक्निक से ब्रश करते हैं तो आपके दांत में एक्यूमुलेशन नहीं होती प्लाक की या खुराक नहीं फंसी रह जाती, जो कि सब फसाद की जड़ है। जब आपके मुंह में खुराक फंसी रह जाती है जो हम खाना खाते हैं तो वो फिर वहाँ पे गल सड़ जाती है, मुंह में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं, उसकी वजह से वो वहाँ पे जम जाता है। ठीक है, तो ब्रशिंग की टेक्निक अगर प्रॉपर हो ना तो आपको ठीक ठाक टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप 2 सेकंड में फायर हो। क्या है ब्रश करने की? क्योंकि देखिए अगर आप 4 सेकंड करके लोग भागते हैं, नहीं 4 सेकंड नहीं, अगर आप प्रॉपरली करें तो इसको तकरीबन ठीक आई गेस कि इसको लग जाते हैं 45 सेकंड्स तो लग ही जाते हैं कम से कम। तो ये कि ब्रशिंग टेक्निक अगर आप नहीं जानते, लेकिन आजकल का ज़माना है, आप गूगल से देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर वहाँ से सीख लें। बहुत ज़्यादा हम मीडिया यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, तो अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सीख लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा जिस वक्त आप सीखेंगे आगे फ़ायदा होना शुरू। अच्छा, एक चीज़ हम और एक देखते हैं कि ब्रश करने से बचने के लिए लोगों ने आजकल वो माउथ वॉश जो प्रोडक्ट आती है, अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की हैं, तो ये क्या हार्मफुल है मुंह के लिए, हाइजीन के लिए? एक्चुअली माउथ वॉश ब्रशिंग के बाद आता है। ब्रशिंग को हम माउथ वॉश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ब्रशिंग करना मस्ट है, ब्रश करना मस्ट है। मसवाक कीजिए, ब्रश कीजिए, किसी भी तरह से अपने मुंह में वो ब्रशिंग, मसवाक भी आप एक तरह से देखिए ब्रिसल्स होते हैं, वो ब्रश ही है, तो वो भी आपके मुंह से वो इस तरह निकलते हैं। आप इसको माउथ वॉश के साथ वो नहीं कर सकते कि हम माउथ वॉश यूज कर लें तो ब्रश नहीं यूज कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है।
ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ब्रश करने का जिस तरह से आपने कहा कि इसकी टेक्निक्स होती हैं कुछ करने की, लेकिन उससे फिर जो गम्स होते हैं, मसूड़े जिन्हें कहा जाए, तो वो काफ़ी मुतासर होते हैं, लोगों के फिर मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, फिर उसके साथ और भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? एक्चुअली ये ब्रशिंग से नहीं होता, ये ब्रश करने से ये मसूड़ों में कभी खून नहीं आ सकता। ये जो टेक्निक जी टेक्निक को फिर कभी जाके डेंटिस्ट को नहीं दिखाया, मसूड़े ने दांत को पकड़ा है, उसके अंदर पॉकेट है, पॉकेट में प्लाक एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो कैलकुलस में तब्दील हो गया। जो कैलकुलस है वो सिर्फ बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, गम को जो है वो इन्फेक्शन कर देते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, किसी भी जगह पे इन्फेक्शन होगी तो वहाँ ब्लड आएगा। तो ये निशानी है कि ब्लड आ रहा है गम से, इसका मतलब है कि गम्स में इन्फेक्शन हो गया। तो आपका सबसे पहला पर्पस होना चाहिए कि उस पॉकेट में से वो कैलकुलस या टार्टर या प्लाक को हटाइए और उसके बाद आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक कीजिए, फिर माउथ वॉश यूज करें। तो इंशाल्लाह फिर जब गम हेल्दी हो जाएगा तो ब्लड और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने जिस तरह से अभी टार्टर का जिक्र किया, इससे किस तरह से बचा जा सकता है बाई चांस अगर ये हो जाता है, या जिस तरह से दांतों का सड़ना जिसे कैरीज पे कहते हैं, फिर इससे कैसे बचा जा सके? क्योंकि हम अगर देख लें तो रेगुलरली अगर कोई ब्रश कर रहा है उसके बाद भी अगर उसको ये डिजीज लाक हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? एक्चुअली टार्टर एक्यूमुलेशन या कैलकुलस और डेंटल केरीज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपस में इनका लिंक भी है। जितना ज्यादा मुंह में कैलकुलस है उतना ही बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उतनी ही एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड जो है वो दांत में एब्जॉर्ब हो रहा है। दांत बाहर से तो बहुत सख्त है, जो एनामल है वो हमारे बोन से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उस पोर से वो सारा एसिड अंदर जा रहा है, वो जाके नीचे जो दांत का उससे सॉफ्ट पार्ट है उसको गला रहा है। जब दांत अंदर से गल जाता है तो फिर फाइनली ऊपर से टूट जाता है, तो वहां पे एक केरियस लीजन नजर आने लग जाता है। ये तो डेंटल केरीज का एक सिंपलेस्ट वे में मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि ऐसे लगती हैं। तो अगर आप अपने मुंह में अपने दांतों को या अपनी ओरल कैविटी को ठीक साफ करेंगे तो एसिडिटी भी कम होगी और जाहिर बात है फिर केरियस लीजन के चांसेस भी कम हैं। लेकिन केरियस लीजन पैदा होना और भी बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें शामिल हैं, सिर्फ प्लाक एक्यूमुलेशन या कैलकुलस की वजह से नहीं होती। लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो है वो दांत की सतह को डिस्टर्ब करती हैं। जब किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट होता है तो वहाँ पे बीमारी बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ओरल हाइजीन का ख्याल करें, ये सोडा से और ये जो ड्रिंक्स हैं इनसे परहेज़ करें, मीठे से परहेज़ करें, रातों को मीठा खा के ना सोएं, दांतों के जो अंदर ग्रूव्स हैं उनको क्लीन करके सोएं। तो जाहिर बात है जब एसिडिटी नहीं प्रोड्यूस होगी तो केरियस लीजन भी नहीं होगी। अच्छा, ये अगर जिस तरह से अभी आपने बताया कि तमाम प्रिवेंशंस हैं, ये एहतियाती तदबीर है, अगर इसको नहीं करते लोग, क्योंकि हमारा तो कराची में आपने देखा है कि जिस तरह से लोग आते हैं, रात को खाया पिया और फिर घर पे गए सो गए ऐसे, और फिर उनके साथ जो मसले मसाइल होते हैं उनके दांतों के साथ, उनके मुंह के साथ, इसका क्या इलाज है, फिर ट्रीटमेंट क्या है? कि जिस तरह से कैरीज का क्या ट्रीटमेंट है, इस हवाले से भी आगे कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सबसे पहले तो प्रिवेंट कीजिए, उसके बाद एक बहुत ही आसान बात है कि आप वैसे एक छोटा मिरर लीजिए, रोशनी में जाइए और अपने दांतों को उनकी सतह देखिए कि कहीं कोई काला निशान लग रहा है, कहीं कोई छोटी सी कैविटी बन रही है। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो 20 मिनट्स में आपका दांत सेव हो जाता है। फिलिंग की दांत सेव हो गया, जितनी छोटी फिलिंग है उतना कम टाइम लगा और उसकी आपकी एहतियात करने से वो चीज़ बच गई। आप उसका ख्याल नहीं करते, फिर आप उसको बढ़ने देते हैं, आप चेकअप अपने खुद भी नहीं कर रहे और डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा रहे। तो एक दिन जब आपके मुंह में दांत में सिवियर पेन होता है, फिर आप चौंकते हैं कि हमारे दांत को क्या हो गया। अच्छा, इसकी स्टेजेस क्या हैं, किस तरह से पता चल सकता है? जैसे कि आपने कहा अभी आप बाहर जाएं सन की रोशनी में और फिर वहां जाके देखें, इसकी स्टेजेस क्या है, किस तरह से पता चल सकेगा कि हम कौन से स्टेज पे हैं, या डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए? वैसे तो हर इंसान को चाहिए कि वो 6 महीने में एक दफा जाके डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करें, ठीक है। वो अमूमन हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है, लेकिन ये कि आप देखिए कि आपके दांतों में कहीं सतह पे काले रंग का जरा थोड़ा सा गहरा काला छोटा सा सुराख तो नहीं है, कीड़ा लग गया। एक तो होते ग्रूव्स में, जो दांतों के ग्रूव्स हैं उसमें अगर आपको डिस्कलरेशन है तो वो केरीज नहीं है, ठीक है। वो भी आप एक आम इंसान उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये केरियस लीजन है कि ये ग्रूव है, ठीक है। लेकिन कहीं पे आपको छोटा सा काला सुराख कह लीजिए,
छोटा सा खड्डा कह लीजिए आम जुबान में, तो अगर आपको वो कोई महसूस हो रहा है या कोई खुराक उसमें फंस रही है, खाना फंस रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं। ये उसकी सबसे इनिशियल स्टेज है कि एक छोटा सा सुराख होगा, ठीक है। आप जब डेंटिस्ट के पास जाए, उस वक्त पेन नहीं हो रहा होगा? उस वक्त बहुत कम लोगों को पेन हो रहा होता है, ठीक है। तभी तो पता नहीं चलता। जब ज्यादा पेन, अगर कुछ इस चबा रहे हैं तो उसकी वजह से ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेज है? वो तीसरी सेकंड स्टेज में होगा, ठंडा गर्म लगने लग जाएगा, थोड़ा सा ना मीठा लगने लग जाएगा, उसका मतलब है कि डेंटिन में आ गया, तो आप उस स्टेज में भी चले जाएंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगी। थर्ड स्टेज में पेन होती है और बहुत ज्यादा पेन होती है। अच्छा, उस वक्त फिलिंग हो सकती है और थर्ड स्टेज में अगर पल्प तक चला गया कैरियस लीजन, तो फिर तो रूट कैनाल होगी। ठीक है। फिर अच्छा, तो आप उनको साफ करेंगे। मैं अभी इसी की तरफ आ रहा था, रूट कैनाल की तरफ जी। कैनाल एक्चुअल है क्या? रूट कैनाल एक्चुअल है क्या? क्या इसका प्रोसेस है या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? कौन से स्टेज पे किया जाता है या कोई एज है इसके लिए, कोई स्पेसिफिक? देखें, एक्चुअली रूट कैनाल तो भी मैं तो मुझे देख रही हूँ कि छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों के दांतों में भी, दूध के दांतों में भी ये हालात हैं कि पल्प तक कैरियस लीजन जा चुका है। वो इतनी एग्रेसिवली वो प्रोसीड करता है कि वो आपके अंदर पल्प में चला जाता है। तो होता क्या है कि जब आपका दांत का अंदर तीसरा जो पार्ट है ना वो जिंदा है, उसमें ब्लड है, उसमें नर्व वेसल्स हैं, सब कुछ है। जब कीड़ा वहां तक चला जाता है तो जाहिर बात है वो चीज पेनफुल हो जाती है। इनिशियल स्टेज में वही पेन हो रही है, हल्की हल्की पेन हो रही है, रुक गई, कभी ठंडा लगने से हो रही, कभी गर्म लगने से हो रही, लोग उसको फिर भी नहीं देख रहे। फाइनली क्या होता है कि जब पल्प एक बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ पे हमारे बैक्टीरिया नहीं जाने चाहिए, जब कैरियस लीजन हुआ, बैक्टीरिया वहां तक चले गए, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई, यानी वहां इन्फेक्शन हो गई। वो इन्फेक्शन अब ऊपर बाहर मुंह में नहीं आ रही, बल्कि वो नीचे जड़ की तरफ जा रही है, और जड़ के नीचे उसने नीचे वहां पे जाके तो पस एक्यूमुलेट कर दी, ठीक है जी। वो पस का दाना कभी इतना बड़ा हो जाता है कि मुंह भी सूज जाता है, ठीक है। तो उससे पहले भी आपको ठीक ठाक पेन होती है, चबाने में पेन है, खाने में पेन है, कोई भी उस वक्त जो पेन है ना वो अलार्मिंग है। आपको फिर लाजमी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उस वक्त भी बचत हो सकती है कि हम दांत को ओपन करेंगे, जड़ें साफ करेंगे, इन्फेक्शन निकालेंगे और जड़ों को वापस मटेरियल होता है जिससे फिल करके ऊपर कैप कर देंगे। आपने दो चीजें एक तो गिनवाई, बच्चे भी आजकल जिस तरह से भी आपने बताया कि बहुत आ रहे हैं, तो क्या दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है? यंग एज का अलग है और जो बच्चे हैं चाइल्ड उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है क्या? एक्चुअली देखिए, बच्चों की एज पे बहुत डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेज में, मतलब 6 साल की उम्र में अगर एक मोलर निकल रहा है तो उसकी तो भी रूट्स डेवलप नहीं हुई ना, तो आगे से रूट्स जो है वो ओपन है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है जी। एक बच्चा आ गया 12 साल की उम्र में, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, उसकी रूट्स थोड़ी डेवलप्ड है। इस तरह एक बच्चा आ गया 14 साल में, उसका तो फर्क होगा। तो हम लोग बच्चों की एज के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उस जगह उस चीज को रोक देते हैं, मतलब रुक जाती है, बचत हो जाती है। लेकिन अगर आप उस स्टेज से भी गुजर गए, आपने कहा कि अब ये पेन हो रहा है, ये गोली खा, वो गोली खा, मतलब बहुत सारे लोग अपने घर में सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं ना, लेकिन होता क्या है कि वो फाइनली दांत फिर इतना खराब हो जाता है कि फिर हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्शन तक नौबत आना कोई इतनी बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ज्यादातर हम केसेस किस पे देखते हैं कराची के अंदर? अगर हम सिर्फ बात करें तो कराची के अंदर इस वक्त केसेस जो डेंटिस्ट के हैं वो किस चीज़ के आते हैं ज़्यादातर? एक तो सबसे पहले मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, मीठा बहुत खाते हैं कराची के लोग, तो ज़्यादातर केसेस किस चीज़ के आते हैं? सबसे ज़्यादा मैं जो देख रही हूँ, हर पेशेंट जो मेरे पास आता है उसके मुंह में प्लाक, उसके मुंह में कैलकुलस है। प्लाक तो सॉफ्ट होती है, वो तो ब्रश से भी निकल जाती है। कैलकुलस एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा ओरल हाइजीन का मसला है। और उसके बाद कैरियस लीजन है, बहुत ज़्यादा कैरियस है, बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं दांतों में, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज में ज़्यादातर लोग चूँकि पान, गुटखा, छालिया बहुत खा रहे हैं, तो उसके बाद मुंह के कैंसर्स, मुंह के इन्फेक्शंस, ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक तरफ फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से भी आपने जिक्र करा कि छालियाँ, पान, गुटके, इसके वजह से दांत बड़े कमज़ोर होते हैं, फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ बचपन में भी हमने देखा बच्चों के दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह क्या नजर आती है? बचपन में जो दांत झड़ते हैं ना, वो एक्चुअली आपकी जो दांत की साख्त है ना, वो ही कमज़ोर होती है। डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट सही नहीं होता। तो बहुत छोटे बच्चों के अगर दांत झड़ जाते हैं तो वो उसके अंदर, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक डिजीज है जिसको हम बच्चों में कहते हैं बेबी बॉटल कैरीज। उसमें क्या होता है कि माएँ बच्चों को फीडर में दूध डाल के मुंह में दे देती हैं, बच्चे सारा दिन वो मुंह में लिए लिए फिरते हैं, रात को सोने में उनके मुंह में लगा देती हैं फीडर, वो सीमिस हो जाते हैं। तो उनके आगे के फ्रंट के सारे दांत
जो है ना वो उनको कीड़ा लग जाता है और बहुत छोटी एज में वो दांत निकालने पड़ते हैं। तो ये बेबी बॉटल कैरीज जो है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इसके लिए एहतियात है। बच्चों को सोने के टाइम पे दूध अगर आपने पिलाना है थोड़ी देर पहले पिलाइए और उनका मुंह साफ करके उनको सुलाएं ताकि उनको जो है ये सब बैक्टीरिया अंदर काम ना करें। अच्छा, और जो यंग एज में जो दांत झड़ जाते हैं, हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी लोग ऐसे हैं परेशान हैं जो कि छालियाँ भी खा रहे हैं, सिर्फ उनके उससे दांत झड़ रहा है, इसकी वजूहत क्या नजर आती है? केमिकल इन्फेक्शन ज़्यादा नजर आता है? बिल्कुल, आप देखें कि हमारी खुराक में दूध दही का इस्तेमाल अब बहुत ही रेयर हो गया। बिल्कुल, बचपन से जैसे बड़े हुए दूध पीना छोड़ दिया, दही खाना छोड़ दिया, फिर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते, हमारी खुराक बहुत ख़राब हो चुकी है। जब आप अपने दांतों में कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देंगे तो वो कब तक उसकी ही कैल्शियम काम आएगी, एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगी और आपके दांत झड़ेंगे। ये तो एक प्रोसीजर है। अगर आप प्रॉपर खुराक लेंगे, दूध दही का इस्तेमाल करेंगे या आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे, अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये इससे बचा जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन आप हमें एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, लोग डेंटिस्ट के पास जाने से अभी भी कतराते हैं, हालांकि जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, लेकिन घर में हम देखते हैं कि अक्सर फला अगर बीमारी हो रही है, आपको फला कमजोरी हो रही है, आप फला विटामिन की टैबलेट ले लें, अगर आपको ज़्यादा कमजोरी हो रही है तो फिर विटामिन डी की आप वो ले लें, टैबलेट्स ले लें। क्या डेंटिस्ट इस चीज़ को रेकमेंड करता है? डेंटिस्ट्री और विटामिन डी और कैल्शियम का तो चोली दामन का साथ है, ठीक है, इसलिए कि विटामिन डी है तो कैल्शियम काम कर रहा है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम भी अपनी जगह पे कोई काम नहीं कर रहा। तो अगर विटामिन डी की आपकी लेवल कम है तो आपकी कहीं डिपॉजिट कैल्शियम नहीं हो रही, वेस्ट जा रही हो, या आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो विटामिन डी क्या करेगा? तो इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साल में एक दफा हर इंसान को चाहिए कि अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेवल चेक करवाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पेशेंट्स को ये जरूर रेकमेंड करूं कि वो अपना विटामिन डी कैल्शियम चेक करवाएं और उनकी रिपोर्ट्स देखने के साथ में उनको फिर कैल्शियम रेकमेंड करती हूं कि आप अगर वो कैल्शियम लिए जा रहे हैं और उनका विटामिन डी लेवल ठीक नहीं है तो उस कैल्शियम का भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है? विटामिन डी के लिए अब तो बहुत सहूलियात हैं। आप टैबलेट भी ले सकते हैं, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आप वो इंजेक्शन दूध में डाल के थोड़ा सा पी भी सकते हैं। तो और वो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। ये जो चीजें प्रिवेंशन है ना, डेंटल प्रॉब्लम्स की जो प्रिवेंशन है ना, वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो डेंटिस्ट के पास जाने से लोग इसलिए भी घबराते हैं कि बहुत महंगा होगा, हमारे इलाज हम कैसे करवाएंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे चले जाते हैं और बचत है तो ना तो डेंटिस्ट्री इतनी महंगी है और ना आप किसी भी चीज को खराब करके जाएंगे तो उसको ठीक करने में आखिरकार अगले के एफर्ट्स भी लग रहे हैं और सारा कुछ। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की और इन चीज़ों की बस थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने बातचीत के बीच में एक गम्स का जिक्र छेड़ा था, मसूड़ों का। इस पे काफ़ी हम देखते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं लोगों को। किसी के मसूड़ों में दांत वो हो जाता है, दाना हो जाता है, किसी के स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो रोज़ ब्रश कर रहे हैं तो फिर फलजगासन के दाढ़ में या मसूड़े में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ये क्या वजूहत नज़र आती हैं आजकल? ये भी वही सारी बात की वही एक बात कि आप अपने दांतों को चेक करवाइए जाके। होता क्या है कि मसूड़े ने दांत को पकड़ा हुआ है और मसूड़े और दांत के दरमियान एक छोटी सी पॉकेट होती है, उसमें खुराक जमा होती रहती है। हम सो जाते हैं रात को, वहाँ पे बैक्टीरिया, फिर वहाँ पे वो उस कैलकुलस के अंदर बेतहाशा बैक्टीरिया है। तो जब वो वहाँ पे एक सारा ये प्रोसीजर चल रहा होता है तो वो हमारे गम्स इन्फेक्शियस हो जाते हैं। इन्फेक्शन कहीं भी होगी तो उसकी निशानी है, वहाँ ब्लड आएगा, पेन होगी, ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे दाना बन सकता है। और आपकी जो फाइनली ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि गम इतना ज़्यादा दांत को छोड़ देता है कि दांत हिलने लग जाते हैं। और एक दांत सफ़ेद रंग का हिल रहा है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बेशक उसमें कीड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर गम्स ने दांत को छोड़ दिया तो आप कोई दुनिया की ताकत उसको वहाँ मतलब ज़्यादा हमें पहले ज़्यादा ज़रूरत गम्स को सेट करने की, उसके बाद फिर दांतों की तरफ आए तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरल हाइजीन और गम्स की सेहत का ध्यान रखें। उसके बाद केरियस लीजन भी आपको जब जूं ही नजर आए आप अपने दांतों का मुआयना करते रहिए या डेंटिस्ट के पास जाइए 6 मंथ्स में एक दफ़ा। अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में पैसे स्पेंड करते हैं, लेकिन अपनी डेंटल केयर में अगर आप 6 मंथ्स में वंस भी जाएंगे डॉक्टर के पास तो आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, ये जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि बहुत कॉस्टली नहीं होता, लोग इस चीज़ से शायद घबराते हुए नज़र आते हैं, क्या वाकई कोई फिक्स कॉसेस होती हैं इन चीज़ों की कि अगर कैरीज का आपको ट्रीटमेंट या इसकी कंसल्टेंसी आपसे लेनी है तो उसके क्या फिक्स प्राइस होते हैं या वो फ्री कंसल्टेंसी देते हैं आप? देखें, एक्चुअली होता ये है कि आप जब
मैं अपनी बात करूं तो पेशेंट आएगा तो मैंने उसका एक्सरे भी लेना है, मैंने उससे बात भी करनी है, मैंने उससे उसका सारे दांतों का चेकअप करना है। हमारे पास वो हमने रखा हुआ है, उसमें मैं सब चीज़ें लिख लेती हूँ पेशेंट के लिए। तो फिर उसके बाद वो उसको कंसल्टेशन ही कहते हैं। अगर हमने एक्सरे लिया है कुछ तो एक कंसल्टेशन तो बड़ी नॉमिनल सी होती है, 400, 500, 600 इस तरह कंसल्टेशन है। ठीक है जी, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई जगहों पे जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है हर किसी ने अपने हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंसल्टेशंस देखें तो 500 कंसल्टेशन अगर हम अपने ऊपर 6 मंथ्स में एक दफ़ा 500 रुपया खर्च कर भी लेते हैं तो इससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं कि बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पे डेंटिस्ट्री को उन्होंने फ्री रखा है या कम पैसों में रखा हुआ है। आप कम से कम वहीं पहुंच जाइए, वहां जाके ही अपने दांत चेक करवा लीजिए। जरूरी नहीं कि आप हाई फाई डेंटिस्ट के पास जा रहे हो और डर रहे हैं। आपको अपने दांतों की सेहत से होना चाहिए, आप जाइए। आप डेंटल क्लिनिक पे नहीं जाना चाहते, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप अपने जाके दांत चेक करवा के आएं। इस डर को, ये जो इतना कॉस्टली डर है लोगों में बैठा हुआ कि डेंटिस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए फिर जो हम देखते हैं अक्सर मुख्तलिफ मकामात पे कुछ शॉप्स खुली होती हैं, क्लिनिक्स बने हुए होते हैं, डेंटिस्ट क्लिनिक बना होता है, फिर फुटपाथों पे लोग बैठे होते हैं कुछ अनहाइजेनिक औजार लेके अपने। तो क्या वाकई वहाँ जाना ज़्यादा सही है आवाम के लिए जो इस चीज़ से डरते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो डेंटल क्लिनिक्स हैं जिनकी कोई वो नहीं है, कोई उनके प्रॉपर डेंटिस्ट नहीं बैठे हुए, बहुत ज़्यादा क्वैकरी है, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है और इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो फुटपाथ पे बैठे हुए आप खुद सोचें कि इनके इंस्ट्रूमेंट्स में कितना जरासीम होगा। एक डेंटल इंस्ट्रूमेंट हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको वापस पहले वॉश होता है, उसके बाद फिर हम लिक्विड उसके अंदर डालते हैं जिसको कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं, फिर पाउचेज में डालते हैं। पाउचेज में डालने के बाद उसको फिर हम स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। उसके बाद वो वापस फिर अगले मरीज को हम उससे चेक करते हैं। इतनी स्टरलाइजेशन जिसमें 0 बैक्टीरिया होंगे, वहां पे आप समझते हैं कि डिजीजेज होंगी कि उस जगह के फुटपाथ में आपने उसी औजार से इसका दांत निकाला, उसका दांत निकाला। वो यही परेशानी है कि लोग शायद इस चीज से बचने के लिए फुटपाथों की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा के अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे पास प्रोग्राम का वक्त आज बिल्कुल एंड हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल भी मुलाकात होगी। और आखिरकार आज जो हमने डिजीज के ऊपर बात करी है, फिर कल थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कुछ अगर ब्यूटिफिकेशन करनी है या अगर पूरे दांत किसी के गिर गए हैं तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है या स्केलिंग किस तरह से की जा सकती है, फिर जो दांत हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, एक लाइन में नहीं हो पाते, अलाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रशेस क्या है, इस पर भी बात करेंगे कल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।